नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो पहले ट्विटर था, वहां आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से मुद्दे आज के मुख्य होने वाले हैं। मालीवाल वर्सेस केजरीवाल। जी हां, यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पहले ये कहा जा रहा था मालीवाल की तरफ से कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, एक परिवार की तरह है, ये तमाम बातें, लेकिन कोई भी वायलेंस का मैटर इंटरनल नहीं होता। लेकिन अब विभव को भी हिरासत में ले जाया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुश्किल में सोरेन, हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये भी ईडी के शिकंजे में घिरे हुए हैं, इनका भी बचने का यहाँ पर अभी सीन जो है वो मुश्किल नजर में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में संदेश खाली पर कार्रवाई की बात करेंगे। क्या हुआ, अब क्या अपडेट है, ये भगोड़ा शेख शाहजहां अब ये कहां पर है, क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है। आरोप इस पर बहुत संगीन है, महिलाओं के साथ अत्याचार का, जमीन हड़पने का। उसके बारे में एनालिसिस आपको मिलेगी जनमत में। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में भारत विरोधी द गार्जियन, एक न्यूज रिपोर्ट, एक आर्टिकल के माध्यम से पता लगा है कि इसमें जॉर्ज सोरोस भी शामिल है, जिसमें अमित शाह को बदनाम करने की साजिश की गई है, पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश की गई है, और कैसे मीडिया को इन्फ्लुएंस करती हैं कुछ बड़ी बड़ी ताकतें। आज एक विश्लेषण आपको जनमत में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महिलाओं पर प्रतिबंध की। जी हां, दारुल उलूम की तरफ से कौन सा प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह भी आज आपको जानना है। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत शो की। ये बड़े मुद्दे, आज के 5 से 9 बड़े मुद्दे आपके लिए हर रोज हम लेकर आते हैं आपके फेवरेट शो जनमत में। जनमत में आज खबर की शुरुआत पश्चिम बंगाल से करते हैं, जिसके जलपाईगुड़ी के अंतर्गत धूपगुड़ी से एक ऐसा हिंदू विरोधी प्रकरण सामने आया है जो सीधा सीधा हिंदू आस्था पर हमला है। क्योंकि इस हमले में जिहादियों ने हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया है। जहां जिहादियों ने पूरे 4 हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाते हुए न सिर्फ हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की, बल्कि मंदिर की वस्तुओं को अस्त व्यस्त करते हुए देवी देवताओं की मूर्ति को भी गंभीर रूप से क्षति भी पहुंचाई है। वहीं मंदिर समितियों द्वारा लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक किसी भी जिहादी आक्रांता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस पर तमाम हिंदुओं और हिंदू संगठनों में रोष का माहौल है। इसी पर बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी से, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हिंदू मतदाताओं को धमकी, हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमले और हिंदू त्योहारों में होने वाले दंगों के बाद पश्चिम बंगाल ने अब हिंदू विरोध की एक और कड़ी को पार कर लिया है, जहां इस बार किसी हिंदू या हिंदू त्योहार को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि ममता राज में निर्मम हो चुके जिहादियों ने इस बार हिंदू विरोध की हर एक पराकाष्ठा को पार करते हुए और हिंदू आस्था को छिन्न भिन्न करते हुए इस बार मंदिरों को निशाना बनाया। जहां जिहादियों ने 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 हिंदू मंदिरों पर हमले किए हैं, जिनमें 2 मां दुर्गा के मंदिर हैं और 1 शिव जी का, वो वही एक अन्य शनि मंदिर है। मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के अंतर्गत धूपगुड़ी का है, जहां कॉलेज के पास मौजूद सभी मंदिरों को बीती रात जिहादियों ने निशाना बनाया। जिहादियों के इस हमले में मंदिर में भयानक तोड़फोड़ की गई, मंदिर से जुड़ी वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर दिया गया और देवी देवताओं की मूर्तियों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई गई। वहीं हिंदुओं की आस्था पर हुए इस भयंकर प्रहार के बावजूद राज्य सरकार अपनी आंखें मूंदे हुए है, क्योंकि इस भयंकर हमले के बावजूद मंदिर समितियों द्वारा लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक किसी भी जिहादी आक्रांता की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर जिहादियों के इस बर्बर कांड को देखते हुए हिंदुओं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों में भारी रोष है, जहां हिंदू अपनी आस्था पर हुए इस हमले के खिलाफ जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। जहां इस बार ये देखना होगा कि इस बार राज्य सरकार हिंदू विरोधी इस कुकर्म के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हुए जिहादियों पर कोई बड़ी कार्रवाई करती है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर पर और जानकारी के लिए और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने समय निकाला इस पूरे मुद्दे पर।
मुद्दा बहुत गंभीर है। जिस तरीके से हिंदू आस्था के साथ हिंदुस्तान में इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, विश्व हिंदू परिषद की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और इस तरीके की खबरें अगर बंगाल से आ रही हैं तो क्या भाई हिंदू बंगाल में खतरे में नजर आ रहा है आपको? मंदिरों पर इतनी आसानी से ये लोग हमला कर लेते हैं, कोई डर खतरा इनको नहीं लगता? कोई भय नहीं है? कोई कानून व्यवस्था ऐसी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? शिवम जी, देखिए, कल रात्रि को जिस तरह से ये जो लगातार एक के बाद एक 4 मंदिरों पर हमला जो किया गया, और जो जानकारी मिली है कि इस्लामिक जिहादियों के द्वारा किया गया, पुलिस प्रशासन शासन द्वारा बिल्कुल जो उदासीन रवैया अपनाया गया, उसको लेकर के स्थानीय समुदाय में बड़ा गहरा रोष है। मैं अभी इस समय अपने उसी के पड़ोस वाले जिले दार्जिलिंग में हूँ, और जैसे ही मैं पहुंचा, पहुंचते के साथ ही मेरे को ये जो दर्दनाक खबर मिली, तुरंत मैंने मीडिया को खबर किया और सोशल मीडिया पर डाला, और स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो पता लगा कि बहुत पूरा समाज जो है वो उद्विग्न है, आक्रोशित है। ट्रेन रोकनी पड़ी उनको, और सड़कों पर आना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन शासन उल्टा जो है, जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, जो मंदिर समिति के लोग हैं, जिन्होंने कंप्लेंट की है, उन कंप्लेनेंट को धमकाने का काम और उसके ऊपर उल्टी सुल्टी धाराएं लगा करके उनको गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। और कुछ एक अपुष्ट समाचार ये भी अभी भी आया मेरे पास कि कुछ जो जिहादी तत्व हैं, जो पास में जो मस्जिद है, वहां पर कुछ लोगों को किडनैप भी किया गया है, हिंदू समाज के लोगों को। ऐसा अभी जानकारी आ रही है, मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी वजह से हमने ये तय किया, जो हमारा उत्तर बंगाल प्रांत है, उसके द्वारा जिला स्तर पर कल पूरे राज्य के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे और ज्ञापन दिए जाएंगे। सरकार, पुलिस प्रशासन शासन जिस तरह से मूक दर्शक होकर के इस सारे घटनाक्रम पर बैठी है और जिहादियों की तुष्टीकरण के लिए लगातार जो कोशिश कर रही है, ये बेहद चिंताजनक बात है। पर आप देखिए, एक और बात अभी ध्यान में आई मेरे, जब ये इस बारे में सारी जानकारी मैं कर रहा था, तो ये पता लगा कि चुनावों के बाद में लगातार जिस तरह से हिंदू समाज को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, चुनावों में अगर किसी ने भी टीएमसी के गुंडों के खिलाफ चला, तो वो लगातार उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया धमका जा रहा है। यहाँ पर भी जो कल जिन मंदिर समितियों ने कंप्लेंट दी है पुलिस को, मुझे जानकारी मिली है कि उन मंदिर समिति के लोगों के ऊपर भी जो है वो पुलिस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले लें और वो उन पर कोई कार्रवाई न करनी पड़े। ये तो बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे कि जलपाईगुड़ी ये जिला क्या हुआ कि एक जिहादियों का एक अड्डा बना हुआ है। क्या ये मिनी पाकिस्तान है क्या? ऐसे कैसे कब तक हिंदू समाज के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहेगा? और आप देखिए कि माँ दुर्गा की इस पावन धरा पर बिल्कुल दो मंदिरों को पर हमला किया जाना, एक शनि मंदिर है, एक शिव मंदिर है, उन सबको ऊपर इतना घातक प्रहार करना, ये, और उस पर भी सरकार, पुलिस प्रशासन अगर शांत रहे और उस पर कोई कार्रवाई न करे, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और उल्टे जो लोग कंप्लेनेंट हैं, जो पीड़ित पक्षकार हैं, उनके ऊपर झूठे केस चला करके उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। कल हिंदू समाज जोड़ा, हम इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनोद बंसल जी, और ये भारत के अंदर अगर ऐसा हो, ये कोई बांग्लादेश तो है नहीं, ये पश्चिम बंगाल है, और अगर आक्रोश भी लोग दिखा रहे हैं तो उसमें गलती तो प्रशासन की ही है। अगर मंदिर पर हमला इस तरीके से हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा प्रावधान जरूर होना चाहिए कि भाई एक डर तो हो? क्योंकि कुछ मजहबों की बात करें, धर्म तो नहीं कहूंगा, कुछ मजहबों, रिलीजन्स की बात करूं, तो लोगों के अंदर एक डर होता है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी सजा हमें मिलेगी, और पता नहीं क्या क्या नारे से तन से जुदा की बातें कहने लग जाते हैं कुछ जिहादी। और वो सब नारे जब आने लगते हैं, वो एक डर पैदा करने का प्रयास, मैं कहता हूं डर का माहौल हमें भारत में नहीं चाहिए। हिंदू जो है वो प्रेम से सभी के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी सख्ती दिखाई जाए, जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया तो जाए। मूक दर्शक बन के अगर लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, ऐसे घटनाक्रम होते रहेंगे, तो मंदिर आस्था तो सभी का केंद्र है ही, ये पूरे समाज को, पूरे हिंदू धर्म को, केवल भारत में नहीं विश्व में जहां भी हिंदू रहे, तो पुरातन सनातन धर्म जो है इसको अपमानित रोजाना कर रहे हैं। और शर्म की बात तो ये भी मैं कहूंगा विनोद जी, ये वो लोग हैं जो कभी हिंदू हुआ करते होंगे, उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते होंगे, वो आज मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, और क्या कुछ कर रहे हैं। शिवम जी, बात ये इतना तक नहीं है कि भी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई तो वो करेगी जो कि जो पुलिस जो है निष्पक्ष होगी, न्याय के साथ खड़ी होगी। यहाँ तो अन्यायियों के साथ में, अत्याचारी शासन के खिलाफ जो पुलिस खड़ी हुई है,
उसको उससे स्थानीय हिंदू समुदाय को न्याय की कैसे उम्मीद कर सकता है वो? समस्या सबसे बड़ी ये है, जो जिहादियों के तलुए चाटने वाली सरकार हो, जहां पर के पुलिस प्रशासन शासन जो है जिहादियों और घुसपैठियों और लोकतंत्र द्रोहियों के सामने सरेंडर कर चुका हो, वो उनसे न्याय की गुहार कैसे की जा सकती है? बड़ी समस्या ये है बंगाल के लोगों की। बंगाल की पावन धरा को जिस तरह से कलंकित करने का कुछ प्रयास लगातार ये जो सरकार कर रही है, जी। वो बड़ा बेहद गंभीर है और इसी के खिलाफ समाज खड़ा हुआ है। और आप देखिए कि ये जितनी प्रताड़ना आप करेंगे, मैं तो कहूंगा कि आप जजिया टैक्स वसूल करिए, आप अत्याचार करिए, आप मुगलई सल्तनत को वापस लाइए, लेकिन हिंदू कभी हटने वाला, पीछे मुड़ने वाला और कोई हारने वाला नहीं है। समाज हमेशा जुटा रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद भी जिस तरह से जो हिंदू कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का जो सिलसिला भी शुरू हुआ है, ये बेहद गंभीर है। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से ममता जी जाग जाओ, अन्यथा तो बंगाल की धरा जो है, यहाँ की माँ, मानुस और माटी तीनों जो आप जिस तरह से आप उनको कलंकित करने की कोशिश कर रही हैं, वो अब खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, वो आपके विरुद्ध जो है वो संक्रांत कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं विनोद जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जिस तरीके से आपने अपनी राय को यहाँ पर रखा। और मैं पुनः ये बात दोहराऊंगा कि जिहादी सोच कुछ भी हो, सनातन पुरातन जो है हमेशा सत्य की जीत होती है। और मैं तो कहता हूँ अखंड भारत भी एक दिन वो सपना भी साकार होगा। ये बातें तो भूल जाओ कि भाई आसाम और बंगाल में कुछ जिहादी अगर ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नंगा नाच कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी तो कुछ हो जाएगा। नहीं, सत्य की सदैव जीत होती है। जनमत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रचार से। जी हाँ, आज शाम को 5वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर शांत हो चुका है। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। उत्तर प्रदेश में 20 मई को 14 सीटों पर मतदान होना है। देखिए, उत्तर प्रदेश से ही कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट का रास्ता, सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मैक्सिमम सीट्स यहां पर है। इसके लिए प्रचार प्रसार शनिवार यानी 18 मई की शाम को शांत हो चुका है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत 20 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगी, उस मशीन में जिस पर विपक्ष सवाल उठाता है। इस चरण में हो रहे चुनाव में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं, जिनमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। 5वें चरण में होने वाले चुनाव में यूपी में 14 सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन इस चरण के दौरान कई दिग्गजों की साख दांव पर होगी। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद इस लोकसभा सीट पर भी पहली बार चुनाव हो रहा है। वहीं देश में जिस सीट पर आखिरी दिन तक चर्चा में रही सीट कैसरगंज पर भी इसी 20 तारीख को चुनाव होना है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर भी इसी दिन मतदान होना है। जिन 14 सीटों पर शनिवार को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, बरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट शामिल हैं। इनमें 10 सीट सामान्य श्रेणी की हैं और 4 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि राज्य में 4 चरण के दौरान 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि राज्य में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। तो थम गया है 5वें चरण का चुनाव प्रचार। 20 मई को 14 सीटों पर मतदान होंगे और मंदिर बनने के बाद कई दिग्गजों का ये कवरेज बना के दिखाएंगे। यहां पर देखिए राहुल गांधी हो, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है और 5वें चरण का चुनाव प्रचार आज थम चुका है। और अब यह महत्वपूर्ण होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा 20 मई को यह तय होगा। उन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। बड़े बड़े नेता इस दिन अपनी किस्मत आजमाएंगे, दांव पर रहेगी सभी की किस्मत, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। 5वें चरण में होने वाले
इस चुनाव में यूपी में कुल 14 सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आपको फिर बता दूं कई दिग्गजों की साख दांव में लगी रहेगी, जिसमें योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद इस लोकसभा सीट पर यह पहली बार चुनाव होगा। वहीं देश में जिस सीट पर आखिरी दिन तक चर्चा में रही, जो सीट कैसरगंज पर भी इसी 20 तारीख को चुनाव है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तो बात हमने कर ली। जनमत में हमारी ये अगली खबर संदेश खाली मामले से जुड़ी है, जिस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं की उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपी यानी शेख शाहजहां के तकरीबन 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर दिया है, जिस पर एजेंसी ने बताया कि दुष्कर्मी शेख शाहजहां के साथी अब्दुल अलीम मुल्ला समेत कुछ अन्य साथियों की कुल 17 बैंक खातों में जमा 3.78 करोड़ रुपए और 10.50 करोड़ रुपए की कुल 38.90 बीघा की 55 अचल संपत्तियां कुर्क की गई। सोचिए कितनी जमीनें, कितनी संपत्ति इन्होंने बना ली हड़प हड़प कर। ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत जारी किया गया है। क्या है पूरी खबर, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। एक और 2024 का चुनावी रण और दूसरी ओर उस रण को जीतने की उम्मीद से एनडीए के विरुद्ध खड़ा इंडी गठबंधन, लेकिन लोकसभा के इस चुनावी दंगल में इंडी की छतरी में छेद कर दिया है, जिससे इंडी गठबंधन की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि एक और जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल मुद्दे पर फंसते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मुद्दा भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही इस मामले पर ईडी की कार्रवाई रुकने का नाम ले रही है। जहां कल ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के आरोपी शाहजहां शेख की तकरीबन 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर दिया, जिस पर एजेंसी ने बताया कि दुष्कर्मी शाहजहां शेख के साथ अब्दुल अलीम मुल्ला समेत कुछ अन्य साथियों की कुल 17 बैंक खातों में जमा 3.78 करोड़ रुपए और 10.50 करोड़ रुपए की कुल 38.90 बीघे की 55 अचल संपत्तियां कुर्क की गई है। ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए के तहत जारी किया गया है। वहीं ईडी ने इस मामले में इससे पहले 12.78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे बताया कि दुष्कर्मी शाहजहां शेख ने जमीन हड़पने, अवैध मछली पालन और व्यापार, ईंट भट्टों को हथियाने, ठेकेदारी में गिरोहबाजी, अवैध रूप से उगाही और भूमि सौदों में कमीशन आदि के आधार पर अपना आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया था। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बंगाल का संदेश खाली मामला आने वाले समय में और कौन सा नया रुख लेता है। और सबसे जरूरी सवाल ये कि आने वाले समय में ईडी दुष्कर्मी शाहजहां शेख पर और कौन सी बड़ी कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इस खबर को आपने देखा, मामले की गंभीरता को समझा। इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। प्रश्न हमारा था, संदेश खाली मामले में ईडी की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? यह हमारा प्रश्न था। तो यहां पर 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 26% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो संदेश खाली मामले में ईडी की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, ऐसा जनता थोड़ा मानती है। बहुमत तो है, 74% बहुमत तो कहूंगा, लेकिन 26% शायद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ईडी की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं है, लेकिन और कार्रवाई होनी चाहिए, शायद ये मांग जनता की है। तो जनता में जैसा आप वोट करते हैं, जो आपका मत होता है, हर रात को 9 बजे जनमत में आपके फेवरेट कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज पर हम दिखाते हैं। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुनः अनुरोध करूंगा आपसे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप आइए और जनमत #JNMAT या फिर हिंदी में आप जनमत लिखिए और सीधा हमारे पोल पर आइए। पोल में आप वोट दे सकते हैं और वोट का जो रिजल्ट होगा, जो मत होगा, वो जनमत में रोजाना रात को 9 बजे आपको हम दिखाएंगे। जनमत में अब बात करते हैं विदेशी अखबार द गार्जियन के भारत विरोधी एजेंडे की।
आपको बता दें, द गार्जियन ने अपने हालिया लेख में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की है, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियों को फंडिंग देने वाले जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित और प्रायोजित कथित पत्रकार अतुल देव ने 2005 के कुख्यात शेख सोहराबुद्दीन मामले के बारे में झूठ फैलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अपने इस लेख में अतुल देव ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखने वाले सोहराबुद्दीन के काले कारनामों को छुपाते हुए सुनी सुनाई बातों के आधार पर सोहराबुद्दीन के काले चरित्र को सफेद करने का प्रयास भी किया है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकतंत्र का ऐसा एक महापर्व जिसे भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश का बुनियाद माना जाता है, लेकिन इस बुनियाद रूपी चुनावी प्रक्रिया का महत्व तब भी और बढ़ जाता है जब ये भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हो रहा है, और खासकर तब जब भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन दिनों भी भारत में लोकसभा का चुनावी माहौल है, जिस पर भारत से 7 सागर पार विदेशी वामपंथी मीडिया किसी गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए देख रही है और भारत के इस चुनावी बुनियाद को लगातार हिलाने की साजिश रच रही है। एक ऐसा ही भारत विरोधी ब्रिटिश अखबार है द गार्जियन, जो लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर से ही भारत विरोधी लेख प्रकाशित करता चला आ रहा है, जहां वो कभी अपने लेखों के माध्यम से भारत पर गुप्त रूप से अपने दुश्मनों को खत्म करने का आरोप लगाता है, तो कभी अपने लेख में पीएम मोदी पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करता है। और अब इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए द गार्जियन ने अपने हालिया लेख में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियों को फंडिंग देने वाले जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित और प्रायोजित कथित पत्रकार अतुल देव ने 2005 के कुख्यात शेख सोहराबुद्दीन मामले के बारे में झूठ फैलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अपने इस लेख में अतुल देव ने इस्लामिक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखने वाले सोहराबुद्दीन के काले कारनामों को छुपाते हुए सुनी सुनाई बातों के आधार पर सोहराबुद्दीन के काले चरित्र को सफेद करने का प्रयास किया है, जिसको 26 नवंबर 2005 को गुजरात पुलिस ने मार गिराया। वहीं केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अमित शाह को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की थी, तो वहीं अब कुछ ऐसा ही प्रयास द गार्जियन की ओर से हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय चुनावों को प्रभावित कर राष्ट्रवादी सरकार को गिराना और भारत की सत्ता में भारत विरोधियों को बहाल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन। खबर देखी, खबर की गंभीरता को समझा। अब खबर पर हमने जो पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो कि ट्विटर है, उस पर जो हमने प्रश्न पूछा उस पर नतीजे देख लीजिए। भारत विरोधी एजेंडा चलाता है द गार्जियन, तो देखिए ऐसा पहली बार हुआ है, कम ही होता है कि जनमत में 99% का रिजल्ट आया है इस खबर पर। जी हाँ, तो गार्जियन चलाता है यहां पर भारत विरोधी एजेंडा। तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए यानी विभव कुमार के बीच मारपीट का मामला गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, तो दूसरी तरफ विभव कुमार ने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को अब भाजपा की साजिश बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही बात कर रही है। एक और 30 हजारी कोर्ट द्वारा विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। आखिर क्या कुछ चल रहा है इस मामले में, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को हिरासत में ले लिया। उधर पार्टी का कहना है कि विभव ने स्वाति के साथ मारपीट नहीं की, बल्कि उन्होंने विभव को धमकी दी। आम आदमी पार्टी ने वीडियो भी जारी किया। हालांकि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट दूसरी ही कहानी कह रही है।
दिल्ली पुलिस की एक टीम शनिवार यानी कि 18 मई 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। आपको बता दें कि इस टीम में एडिशनल डीसीपी और एसीपी भी मौजूद थे। सीएम हाउस पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को भी हिरासत में ले लिया। इससे पहले स्वाति मालीवाल की शिकायत पर पुलिस शुक्रवार यानी कि 17 मई 2024 को घटना का सीन रिक्रिएट करने के लिए मालीवाल को लेकर सीएम हाउस पहुंची थी। अब विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि विभव ने स्वाति के साथ कोई मारपीट नहीं की है, लेकिन स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट का कुछ और ही कहना है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल के बाद आई रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल की आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। उनके बाएं पैर और दाहिनी आंख के नीचे चोट के निशान भी मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान मिले हैं। जब वह मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी तो उन्होंने बताया कि उनके सिर में भी चोट लगी है। उधर आम आदमी पार्टी का अलग ही दावा है। आम आदमी पार्टी लगातार वीडियो जारी कर रही है और कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट नहीं की है। उनका दावा है कि स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के साथ बदतमीजी की और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी धमकाया। वीडियो में सुरक्षा कर्मी को मालीवाल को लेकर बाहर निकलते भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। इस बीच विभव कुमार की 30 हजारी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये तो देखने का विषय है, लेकिन इस मामले का असर INDIA गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आज शनिवार 18 मई को दिल्ली में आयोजित राहुल गांधी की रैली में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया। इसके पहले प्रियंका गांधी स्वाति मालीवाल के समर्थन में बयान भी दे चुकी हैं। इसका साफ मतलब है कि स्वाति मामले में INDIA गठबंधन के चुनाव प्रचार में जमकर खलल डालने का काम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा कि विभव की गिरफ्तारी नए राज खोलेगी क्या। ये हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसको ट्विटर कहा जाता था, उस पर आपसे प्रश्न पूछा और ये आपके रिजल्ट देख लीजिए। लगभग 90% लोगों ने बोला है विभव की गिरफ्तारी नए राज खोलेगी। 10 से 11% कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुमत ये मानता है, जनता ये मानती है कि विभव की गिरफ्तारी नए राज खोलने वाली है। तो पुनः आपसे कहूंगा, बार बार आप वोट करते रहिए। वोट जो आप करेंगे उसका प्रतिशत जो है जनमत में आपको हम दिखाते रहेंगे। जनमत में बात करेंगे अब देवबंद की, जहां इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम ने शुक्रवार यानी 17 मई 2024 को अपने परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। संस्था के इस फैसले से सभी हैरत में हैं। अब ये फैसला इस्लामिक कट्टरता को दर्शाता है या फिर महिलाओं की शिक्षा पर रोक को, ये भी सवाल है, क्योंकि जैसा कि बताया जाता है कि मदरसों में केवल शिक्षा और तालीम दी जाती है, तो क्या महिलाओं को शिक्षा और तालीम नहीं मिलनी चाहिए? वो बात अलग है कि आए दिन मदरसों से बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश या फिर यौन शोषण की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों का तो यही कहना है कि मदरसे शिक्षा का संस्थान है। तो सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या इस्लाम में महिलाओं का शिक्षा का हक नहीं है? आखिर क्यों लगाया गया ये प्रतिबंध? आइए आपको समझाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। संस्था के इस फैसले से सभी हैरत में हैं, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि महिलाएं और युवतियां यहां पर आकर रील बनाती थी, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। मोहत में मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बताया कि दारुल उलूम में ख्वातीन यानी कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन वहीं कुछ महिलाओं ने इस पर विरोध भी जताया है। विरोध जताने के बावजूद भी किसी की नहीं सुनी गई और महिलाओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। अब ये इस्लामिक कट्टरता को दर्शाता है या फिर मदरसों में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों की माने तो उनके हिसाब से मदरसों में केवल शिक्षा और तालीम दी जाती है।
वो बात अलग है कि आए दिन मदरसों से कभी तो बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग की खबरें आती हैं तो कभी किसी मौलवी द्वारा यौन शोषण की। आपको बता दें कि दारुल उलूम एक तालीम गाह है। इतना ही नहीं, दारुल उलूम में शिक्षा का नया सत्र भी आरंभ हुआ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर नए शिक्षा सत्र से ठीक पहले महिलाओं पर प्रतिबंध किस ओर इशारा करता है। आखिर नए सत्र की शिक्षा में ऐसा क्या है जिससे महिलाओं को दूर रखा जा रहा है। मोहतमिम ने कहा कि यदि किसी के परिवार का सदस्य वहां तालीम ले रहा है तो भी महिलाएं चली जाती थी। अब सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद कोई भी महिला परिसर में नहीं आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने पूरी स्टोरी देखी, पूरी रिपोर्ट देखी, मामले की गंभीरता को समझा और देखा कैसे महिलाओं को वंचित रखने का एक और प्रयास कि भाई शिक्षा ना दी जाए। अब से ये हमने सवाल जो है पोल के माध्यम से ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूछा, ये रोक इस्लामिक कट्टरता को दर्शाती है क्या? ये पुराना पोल चल गया। मैं आपसे पुनः ये कहूँगा कि हमने आपसे जो पोल में प्रश्न पूछा वो ये है कि ये रोक इस्लामिक कट्टरता को दर्शाती है। ये पिछले पोल की भी हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था कि विभव की गिरफ्तारी खोलेगी नए राज, तो ये उस पर आपका जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम आपको पुनः बता देते हैं कि पिछले में पोल में जो विभव वाली खबर थी उस पर क्या नतीजे आए थे। उस पर नतीजे ये आए थे 95%। अब इस वाले पे जो ये इस्लामिक कट्टरता को दर्शाने वाली खबर है, ये रोकना, महिलाओं पर रोक लगाना इस्लामिक कट्टरता को दर्शाता है क्या? ये इस पर उत्तर जो आया है 95% आया है हाँ में, 5% ना में जवाब आया है। तो ये आपका मत जनमत में। लगातार आपसे अपील करूंगा, वोट करिए, वोट करेंगे तभी आपकी राय जो है जनमत में हम दिखा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनमत में। लोकसभा इलेक्शन 2024 के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वैसे सीता मार्च में ही पार्टी से इस्तीफा दे चुकी हैं। बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका सीट से प्रत्याशी बनाया है। कहा जा रहा है कि सीता सोरेन जेएमएम से नाराज चल रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। फिलहाल वो अपने क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार करने में जुटी हैं। जेएमएम की ओर से जारी एक पत्र में सीता सोरेन को लेकर कहा गया है कि 19 मार्च 2024 को पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने का ऐलान करने के बाद 19 मार्च को बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। इस बारे में सीता सोरेन ने एक चिट्ठी पार्टी अध्यक्ष और अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी थी। इसमें उन्होंने जेएमएम छोड़ने के कारण गिनाए थे। सीता ने लिखा था, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हृदय के साथ पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे रही हूँ। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों जेल में हैं और कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर जमीन घोटाले का आरोप है। उनकी जगह जेएमएम नेता चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन इसी बीच पिछले दिनों हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी राजनीति में एंट्री ले ली है। तो खबर आपने देखी और अब इस खबर पर आपको हमने जो प्रश्न पूछा था पोल के माध्यम से, वो भी हम आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि हेमंत सोरेन वाले मामले में, जेएमएम वाले मामले पे भारी पड़ेगा सोरेन फैमिली ड्रामा। जेएमएम पर भारी पड़ेगा सोरेन फैमिली ड्रामा। तो 91% लोग कह रहे हैं हाँ, यस भारी पड़ेगा। 9% लोग कह रहे हैं नहीं, भारी नहीं पड़ेगा। तो चुनाव के बीच जेएमएम का फैमिली ड्रामा भारी पड़ने वाला है, ऐसा जनता कह रही है जनमत में। आगे बढ़ते हैं जनमत में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बचे हुए 3 चरणों के चुनावी अभियान को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के बाराबंकी में दिए गए बुलडोजर वाले बयान पर कांग्रेस का भी पलटवार आया है, जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राजनाथ सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सारे बयान सुनाते हैं।
देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। बुलडोजर कौन से नियम के और कौन से कानून के अंतर्गत चलाया जाता है मुझे नहीं मालूम। ये तो अपने आप को हिंदू सम्राट कहलाना पसंद करते हैं। इनके सम्राट और इनके राज में हिंदू धर्म क्या खतरे में रहा क्या? और कांग्रेस के 70 साल के राज में, लगभग 60 साल के राज में क्या हिंदू धर्म खतरे में हुआ क्या? क्या मुगलों के राज में या अंग्रेजों के राज में, ईसाइयों के राज में हिंदू धर्म को कभी खतरा हुआ है क्या? सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है मोदी जी। कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। इनको भ्रम है। ये मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार एनडीए की नहीं होती, यूपी की होती, बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो ये मंदिर बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। लोग समझ गए मोदी जी असत्य बोलते हैं। चुनाव जीतने के लिए खिंची। तो जनमत में आपके फेवरेट कार्यक्रम में आज ये बड़े मुद्दे जो आपके लिए मैं लेकर आया। इसी के साथ कल फिर और हर रोज आपके लिए ये कार्यक्रम सुदर्शन न्यूज पर आता ही है। पुनः अनुरोध करूंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाइए, वोट करिए, यानी अपना मत दीजिए। और आपको जो वोट चल रहे हैं लोकसभा के, वो तो आपको देने ही है, और आप जो वोट देंगे वो आपको जनमत में हर रात 9 बजे हम दिखाएंगे। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम को, हम सभी को आज्ञा दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। हमारी सबकी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।